आईआईटी बीएचयू के तीनों आरोपियों को अब जमानत मिल गई है और जैसे ही जमानत मिली तो उसके बाद पीड़ित छात्रा ने छुट्टी ली और अपने घर चली गई है। यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा। और क्या योगी आदित्यनाथ जो कहते थे कि अगर किसी ने भी बहू बेटी के साथ बदतमीजी की तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, तो क्या वो यमराज अब सो गए हैं क्या? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। इस खबर को सुनने के बाद हैरान आप भी हो जाएंगे। आईआईटी बीएचयू के तीनों आरोपी जिनका संबंध बीजेपी से था, बीजेपी के आईटी सेल था, उन तीनों को अब जमानत मिल गई है और तीनों जमानत से बाहर हैं। लेकिन अगर आप उनके जमानत मिलने की टाइमिंग को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सब कुछ सोच समझकर किया गया था क्या? अब सबसे पहले तो ये देखिए कि तीनों आरोपी, पहले तो 60 दिन में इनकी गिरफ्तारी होती है। 30 दिसंबर 2023 को गिरफ्तारी हुई और 31 दिसंबर 2023 में ये तीनों जेल गए थे। अब सोचिए, एक साल भी पूरा नहीं होता है और एक एक करके तीनों को जमानत मिल जाती है, जिसमें जिसको सबसे बाद में अभी, यानी कि जिस सक्षम को अभी जमानत मिली है, उसी को मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता माना गया था। और इन तीनों को जेल के भीतर जघन्य अपराध वाली बैरक में रखा गया था, लेकिन उसके बाद भी इन्हें इतनी आसानी से जमानत मिल जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चल रहा था। वही फास्ट ट्रैक कोर्ट, जब इसको बनाने की बात हुई थी तो आपने और हमने ये समझा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर केस चलेगा तो पीड़िता को या पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल जाएगा। लेकिन आप और हम इस बात को लेकर गलत थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलने का मतलब पीड़ित या पीड़िता से नहीं है, बल्कि वहां से जमानत जल्दी मिल जाती है, इसलिए वहां केस चलाया जाता है। और ये आईआईटी बीएचयू के गैंगरेप वाले मामले में यह बात साबित हो गई है। अब कैसे, वो भी देखिए। चार्जशीट जो बनाई पुलिस ने, उस चार्जशीट में रूट चार्ट, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर पूरी चार्जशीट बनाई गई थी, जिसमें पीड़िता का बयान था, पीड़िता के दोस्त का बयान था और साथ ही एक गार्ड का बयान था। और उन्हीं के आधार पर पूरी चार्जशीट बनाई गई थी। व्हाट्सएप चैट भी जो है उसमें इंक्लूड की गई थी और साथ ही जिस बुलेट पर वो चल रहे थे उसका भी जिक्र उस चार्जशीट में किया गया था। 17 जनवरी 2024 को गैंगरेप की चार्जशीट दाखिल की जाती है और तीनों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि देखिए कितना हैवी जो है एक्ट लगा है, जिससे उनकी जमानत आसानी से होगी नहीं। और ऐसा ही कुछ माहौल उत्तर प्रदेश की सरकार ने और बीजेपी सरकार ने बनाया था कि क्या चार्ज उनके ऊपर लगाए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया, बार बार याचिकाएं लगाई गई जमानत की, लेकिन हर बार खारिज होती चली गई। लेकिन अब जो स्थिति है, 1 साल से भी कम समय जेल में रहे और अब तीनों बाहर हैं। अब सोचिए कि 30 दिसंबर को तीनों जेल जाते हैं, 17 जनवरी को जो है कोर्ट में चार्जशीट पुलिस दाखिल करती है और 3 जुलाई को तीनों की जमानत याचिका कोर्ट में लगा दी जाती है, और जिसमें कोर्ट उस याचिका को खारिज कर देता। और ये पहली बार नहीं था, ये तीसरी बार था। इससे पहले भी 2 बार याचिका लगाई जा चुकी थी जो खारिज हो गई थी। सोचिए कि जेल में जाने के, चार्जशीट दाखिल होने के कुछ दिन बाद ही जमानत की बात होने लगी थी। उसके बाद क्या होता है, जब तीनों की जमानत याचिका खारिज हो जाती है, जिसमें कुणाल, आनंद उर्फ अभिषेक और सक्षम तीनों की जो याचिका है वो खारिज हो जाती है। पुलिस की चार्जशीट को मजबूत माना जाता है। अब सबसे पहले तो यह कि तीनों के ऊपर जब जमानत याचिका लगाई जा रही थी तो पुलिस की चार्जशीट को इतना मजबूत माना गया था कि जिसके चलते उनकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है। तो फिर यह याचिका इतनी कमजोर क्यों होती चली गई, इसके लिए भी आगे बताएंगे आपको। अब इसमें सबसे पहले आनंद उर्फ अभिषेक के लिए जमानत याचिका लगाई जाती है और वो याचिका लगाई जाती है 1 नवंबर 2023 को। तारीख याद रखिएगा, 1 नवंबर 2023 को याचिका दाखिल होती है। कई बार सुनवाई होती है, कई बार तारीख पर तारीख मिलती है और आखिरकार आनंद के परिवार को लेकर कुछ कारण बताए जाते हैं कि बीमारी है, परिस्थिति अच्छी नहीं है। इन पॉइंट्स को अदालत के भीतर रखा जाता है। 2 जुलाई 2024 को याचिका स्वीकार कर ली जाती है
और जैसे ही आनंद की याचिका, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है, तुरंत जो है दूसरे आरोपी की जमानत याचिका लग जाती है कुणाल की। 2 जुलाई 2024 को ही कुणाल की याचिका भी लग जाती है और उसके बाद 4 जुलाई को इसकी याचिका भी स्वीकार कर लेती है कोर्ट। और इसके बाद जमानतों जो जमानतदार थे उन सबका वेरिफिकेशन होता है और 24 अगस्त 2024 को रिहाई मिल जाती है। अब देख रहे हैं आप, टाइमिंग देखिए, एक के बाद एक किस तरह से याचिका लगाई गई और कैसे रिहाई हुई। उसके बाद जैसे ही 24 अगस्त 2024 को रिहाई होती है और इधर 4 जुलाई 2024 को जैसे ही कुणाल की जो याचिका है वो स्वीकार की जाती है, तो तुरंत 4 जुलाई को ही जो है सक्षम की याचिका भी लगा दी जाती है और उसी दिन वो भी स्वीकार हो जाती है। तो पहले आनंद की स्वीकार होती है 2 जुलाई को, उसके बाद 2 जुलाई को ही जो है कुणाल की याचिका लगाई जाती है, 4 जुलाई को स्वीकार हो जाती है, 4 जुलाई को ही सक्षम के लिए जमानत याचिका लगाई जाती है और 4 तारीख के दिन ही वो भी स्वीकार हो जाती है। अब 24 अगस्त 2024 को इन दोनों को तो रिहाई मिल गई। अब बारी थी सक्षम की। सक्षम गैंगस्टर, इसको गैंगरेप के मामले में तो जमानत मिल जाती है। सोचिएगा कि सारी चीजें क्लियर होने के बाद, पूरा मामला सामने आने के बाद, सब कुछ होने के बाद गैंगरेप के मामले में जमानत मिल जाती है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में आकर मामला फंस जाता है और गैंगस्टर एक्ट में जो है आपत्ति जता दी जाती है, उसको जमानत नहीं मिलती है। लेकिन उसके बाद 16 सितंबर को जो है याचिका उसकी खारिज कर दी जाती है गैंगस्टर एक्ट में। लेकिन उसके बाद डबल बेंच के सामने जो है मामला जाता है, वहां सारे मामलों पर सुनवाई होती है और वही पुलिस की रिपोर्ट जो गैंगस्टर एक्ट में 3 जुलाई तक उनको जमानत नहीं दे रही थी, जिस पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर 3 जुलाई तक इन तीनों को जमानत नहीं मिल रही थी, जिस चार्जशीट के आधार पर इनको जमानत नहीं मिल रही थी, उसी पुलिस की रिपोर्ट कमजोर हो जाती है सक्षम के मामले में। और उसके बाद पुलिस से जब रिपोर्ट तलब की जाती है तो कमजोर रिपोर्ट पुलिस की तरफ से मिलती है, बहस में भी कमजोर हो जाती है पुलिस और उसके बाद इसको जमानत मिल जाती है। जिसके बाद यह पता लगता है कि वहीं के करीबी, प्रयागराज के ही कोई करीबी नेता हैं बीजेपी के, जिनकी पैरवी लगी थी सक्षम की जमानत के लिए। तो क्या इसीलिए पुलिस ने अपनी रिपोर्ट को कमजोर बनाया था क्या? और सोचिए, तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई है, तीनों आरोपी जमानत पर बाहर आ गए हैं, लेकिन जो पीड़िता है उसके पक्ष की तरफ भी एक बार देखेंगे तो क्या स्थिति है। छात्रा की ओर से घटना से जुड़े गवाहों के बयान अभी बाकी है। हैरान करने वाली बातें हैं। केस में चश्मदीद गवाह, विवेचना महिला शिक्षक, महिला पुलिसकर्मी और अफसरों के पूरे बयान ही दर्ज नहीं किए गए। छात्रा की याचिका पर फैसला भी 12 दिसंबर को होगा। सोचिए कि पुलिस, उसकी तो रिपोर्ट भी कमजोर बनाती है, तो कमजोर बनेगी ही जब छात्रा की तरफ से बयान ही नहीं हुए, उसके गवाहों के बयान नहीं हुए। उधर जो है बीजेपी का एक नेता जो है पैरवी करता है कि सक्षम को किसी भी तरह से, किसी भी हाल में जो है उसको जमानत दिलवाओ, और उधर पीड़ित छात्रा को लेकर पुलिस ने कोई काम ही नहीं किया, गवाही पूरी नहीं हुई, उनके बयान ही पूरे दर्ज नहीं हुए। और इसी वजह से जैसे ही यह खबर सामने आती है कि तीनों को जमानत पर रिहाई मिल गई है, अब तीनों बाहर हैं, तो छात्रा अपने कॉलेज से छुट्टी लेती है और अपने घर चली जाती है, क्योंकि ऐसे में वो करेगी भी क्या आईआईटी-बीएचयू में, क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं रहा, न्यायालय पर भरोसा नहीं रहा, प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा, तो उसके साथ तो कभी भी कुछ भी ये तीनों आरोपी कर सकते हैं। तो कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, उनकी वो दृढ़ता कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और कहा गया योगी आदित्यनाथ का कि वो दृढ़ता कि अगर बेटी के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो अगले चौराहे पर उसे यमराज मिलेंगे। यमराज के मुंह से तो छीनकर आप ले आए हैं, यमराज के हाथों से छीनकर तो आरोपियों को आप ला रहे हैं, उनको शरण दे रहे हैं। आपकी पुलिस क्यों नहीं मजबूत रिपोर्ट बना पाती है? क्यों न्यायालय उन्हें जमानत पर रिहा कर देता है? और क्यों पीड़िता को छुट्टी लेकर अपने घर जाना पड़ता है? इसी से उत्तर प्रदेश की स्थिति, उसकी कानून व्यवस्था और बीजेपी सरकार की दृढ़ता समझ में आती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप उत्तर प्रदेश के हालात और उस पीड़िता पर क्या गुजर रही होगी
जरूर बताइएगा और सोचिएगा जरूर। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।